पीएम मोदी का 2 अगस्त को वाराणसी दौरा, काशी को 2200 करोड़ की देंगे सौगात। पीएम जनसभा से जारी करेंगे किसान निधि। चित्रकूट में सीएम योगी आदित्यनाथ तुलसीदास की जयंती कार्यक्रम में सीएम परमानंद आश्रम विद्यालय कार्यक्रम में होंगे शामिल। तुलसी जयंती समारोह का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की शिरकत, डिप्टी सीएम ने की प्रशंसा। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा यूएपीए लागू नहीं होता। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अगस्त को काशी दौरा रहने वाला है। काशी को 2200 करोड़ रुपए की सौगात उनके हाथों मिलेगी। प्रधानमंत्री 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, 38 नई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और 2 घंटे तक काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जनसभा में 50,000 से ज्यादा की भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री जनसभा से किसान निधि भी जारी करेंगे। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना भी इसमें शामिल है। कड़ी सुरक्षा के बीच तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय वाराणसी दौरा काफी ज्यादा अहम, जिसको लेकर तैयारियां इस समय पुरजोर तरीके से चल रही है। रूट डायवर्जन से लेकर जहां पर जनसभा होनी है, वहां की तैयारियों का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जायजा लिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अगस्त को ये दौरा रहने वाला है, जो कि काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है विकास के मद्देनजर, खासकर क्योंकि 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लगभग 15 प्रोजेक्ट 630 करोड़ का इसका लोकार्पण किया जाएगा और लगभग 38 प्रोजेक्ट जो 1618 करोड़ का उसका शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रकार कुल 2248 करोड़ का प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास की जाएगी। क्या व्यवस्थाएं की बात प्रधानमंत्री जी के आने पर आम पब्लिक के लिए? अब की बार ये बनौली जो क्षेत्र में ये प्रस्तावित है, उस क्षेत्र में इसके पहले कोई जनसभा नहीं हुई है और जो सुरक्षा से संबंधित और अन्य जो तैयारियां हैं, वो सारी तैयारियां जिला प्रशासन लगभग पूरा कर चुके हैं और वहाँ जो और व्यवस्थाएं होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से और लोगों के जो आने वाले लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी दृष्टि से वो सारी तैयारियां कर चुके हैं। जो प्रोजेक्ट से लोकार्पण, उसी प्रोजेक्ट्स का जो हैंडओवर की प्रक्रिया है और उनकी स्थिति उसको भी चेक करा लिया गया। और इस बीच हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं बनारस से ज्यादा जानकारी के साथ। तो फिलहाल क्या कुछ हलचल है काशी में अभिषेक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहा है तैयारियों को पूर्ण रूप दिया जा रहा है, तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट तैयारियों को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर एक उत्सव सा माहौल होता है। पूरे चौक चौराहों को भगवा रंग से सजा दिया जाता है। इसके अलावा जो शहर के अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। एयरपोर्ट से लेकर उनके कार्यक्रम स्थल तक अलग अलग स्पॉट पॉइंट होते हैं। उस पॉइंट पर बाकायदे बीजेपी कार्यकर्ता के साथ साथ स्थानीय लोग उन पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आते हैं। और ये लगभग अब से 50 बार पहले भी हो चुका है। प्रधानमंत्री का ये 51वां दौरा है, तो लिहाजा ये काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के दौरान वो लगभग 2200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देने वाले हैं। इससे पहले भी लगभग 40 से 45 हजार करोड़ की परियोजनाएं वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल वासियों को दे चुके हैं। और ये 2200 जो इस बार 2200 करोड़ की परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो लगभग कुल 38 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 38 परियोजनाएं ऐसे हैं जो लगभग 1618 करोड़ की है, जिसका खुद शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों करेंगे। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो 565 करोड़ के जो 16 प्रोजेक्ट हैं उसका वो लोकार्पण करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट होंगे वो सड़क से जुड़ी होंगी, चिकित्सा से जुड़ी होंगी, स्वास्थ्य से जुड़ी होंगी, शिक्षा से जुड़ी होंगी, पर्यटन से जुड़ी होंगी। इसके अलावा जो विकास के नए नए आयाम हैं उनको लेकर भी जुड़ी होंगी। इसकी डीपीआर की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूर्ण करके पीएमओ को फाइनल सूची भेजी जा चुकी है। और जो अधिकारी हैं लगातार जनसभा स्थल से ही जो पूरे कार्यक्रम होना है, यानी कि पूरे जो
जो सौगात प्रवासियों को मिलनी है वो जनसभा स्थल से ही होनी है। लगभग 10 बजे से 12 बजे तक का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। जैसा कि मंडलायुक्त बता भी रहे थे कि 2 घंटे का कार्यक्रम है और पूरा जो कार्यक्रम स्थल है वो सेवापुरी विकासखंड का बनौली एक कालिका धाम, क्योंकि अति प्राचीन मंदिर है कालिका धाम, उसके बगल में मनौली गांव है, वहां पर वो कार्यक्रम होना है। हम आपको एक चीज और ये इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब जनसभा करते हैं वो उनकी 50 जनसभा में जो अब तक वापसी हो चुकी है वो लगभग एक जनसभा को छोड़कर सभी जनसभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। एक तो पहली प्रयास ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बीजेपी की पैठ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम आती जा रही है और जिसका आकलन अभी जो लोकसभा चुनाव जीता है उस लोकसभा चुनाव में मतों का जो गिरता स्तर था वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा था। तो उस पैठ को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रधानमंत्री जनसभा करते हैं और इसी के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव की भी रूपरेखा यहां से तय की जाएगी। अभिषेक, इसी के साथ किसान निधि भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में इसको लेकर काशी की जनता कितनी उत्साहित? देखिए विशु, मैंने पहले कहा ना कि जो प्रधानमंत्री है वो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी उनकी पकड़ मजबूत है या फिर कहे बीजेपी की पकड़ मजबूत है, क्योंकि बीजेपी के पास 3 मजबूत आधार स्तंभ है। पहला उनकी जो राष्ट्रवादी छवि है, दूसरा जो उनकी विकास की परियोजनाओं को लेकर धरातल को उतारने का जो एक तरीका है वो, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है कि उनके पास जो कैडर है पार्टी का वो भारत की किसी अन्य पार्टियों के पास नहीं है। तो इसको लेकर भी एक तरह से उसका रिफ्यूजन देखने को मिलेगा इस दौरे के दौरान। और 2027 की बात आपने कही नहीं तो लगातार अभी से ही मंत्रिपरिषद में जो बदलाव की जो खुशबू दिख रही है वो अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में कानाफूसी जारी है। कई जिलाध्यक्ष हैं उनको भी नियुक्ति अभी होनी बाकी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी नियुक्ति बाकी है। इन सबों पर मंथन जारी है, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मंथन जारी है। तो इन सब बातों का भी एक यहाँ छोटा सा मूर्त स्वरूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले काशी का दौरा किया था। यहाँ पे संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष के और जो जिलाध्यक्ष, उनको लेकर मंत्रणा भी की कि उनकी क्या राय हो सकती है संगठन को लेकर, क्योंकि 27 का चुनाव अगले 2027 की शुरुआत नहीं होना, तो लगभग 1 से 1.25 साल का समय बाकी है। तो संगठन अभी से ही ओवरहॉलिंग के दौर से गुजर रहा है। और ये जो बात आपने कही कि आज किसानों को लेकर, तो मोदी सरकार शुरू से ही कहती आई है कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे और साथ ही साथ जो किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त है जो 20,500 करोड़ रुपए की लागत से करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी है। कार्यक्रम स्थल पर जो कुर्सियां हैं और 8 विधानसभा वार्षिक में है, तो उन 8 विधानसभा से लगभग 10,000 प्रत्येक विधानसभा के लोगों को जुटाने का लक्ष्य पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों को दिया गया है। लगभग 80,000 भीड़ की जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पे तैयारियां हैं, बैरिकेडिंग है, कुर्सी है, वो सब तैयारियां पूरी कर ली गई है। इनके जो तैयारियों का जो दिशा निर्देश था, जो तैयारियां की 70 की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी समीक्षा की और इसका स्क्रीन निरीक्षण किया था। वहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या प्रोटोकॉल होंगे, इसके भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वहाँ पे क्या ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा, लोग कैसे आएंगे, लोग कैसे जाएंगे, लोगों को पीने पानी की सुविधा क्या होगी, कैसे मानसून सत्र में अगर बारिश हो जाए तो उनको कैसे बिना बारिश में भीगे लोग प्रधानमंत्री को सुन सके। तो इन सब चीजों का लेकर जो वहाँ के मैपिंग हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने उसका निरीक्षण कर लिया है। फाइनल टच भी दे चुके हैं। अब तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। तो इस बार भी काशी वासियों की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री काशी का पुत्र बताते हैं, तो काशी के पुत्र होने के नाते उनकी जो स्वागत है इस बार विशेष रूप से किए जाने का भी प्रस्ताव पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा। और अब से थोड़ी देर बाद जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के दिलीप पटेल, उनकी ओर से एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है, जिसमें ये तय होगा कि प्रधानमंत्री का स्वागत किन किन जगहों पर और किन किन लोगों की ओर से किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रधानमंत्री का पहला ऐसा दौरा है जो वाराणसी में होने जा रहा है। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का लगाव जो अपने संसदीय क्षेत्र से रहा है वो बहुत अलग प्रकार का रहा है। किसी भी मंच पर जाते हैं तो काशी का जिक्र वो हमेशा से करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अभिषेक। और इस बीच वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, चित्रकूट में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तुलसीदास की जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तुलसी मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की है। राम जी ने चित्रकूट में वनवास काटा था और भारत की एक समृद्ध विरासत यहाँ पर है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यहाँ पर काम हो रहा है और चित्रकूट के चारों तरफ विकास कार्य इस समय किए जा रहे हैं। और परमानंद आश्रम विद्यालय कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे कृषि विज्ञान केंद्र वो पहुंचेंगे। लखनऊ के लिए 1:35 पर वो रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल चित्रकूट में हैं, जहां पर तुलसीदास की जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और इसी के साथ पूजा अर्चना भी उनकी ओर से की गई है। लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने चित्रकूट के अंदर भी कुछ प्रयास प्रारंभ हुए। कितना प्राचीन स्थल है चित्रकूट भाई, हजार वर्षों का इतिहास समेटे हुए, विरासत को समेटे हुए आज भी एक नई प्रेरणा देता है, एक नई प्रेरणा देता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से जहां पर 10 अगस्त को सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी, कार्य मंत्रणा समिति बैठक आयोजित होगी। 12 अगस्त से विधायी कार्य शुरू होगा और 16 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित होगी। 12 अगस्त से विधायी कार्य शुरू होगा और 16 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। ऐसे में इस सत्र को लेकर तैयारियां जो है वो चल रही हैं। राजधानी लखनऊ में इस समय हलचल है, जहां पर 10 अगस्त को सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी, जिसमें तमाम गणमान्य जन मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी के साथ साथ 10 अगस्त को सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और ऐसे में इस सर्वदलीय बैठक में कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। और इसी के साथ मानसून सत्र को लेकर भी विपक्ष जो है वो पूरी तरह तैयार है और तमाम मुद्दों के साथ अपने सवाल दागने के लिए सरकार पर जनहित के मुद्दे जो है विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। और देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाबदेही जो है पेश करता हुआ नजर आता है। सत्ता पक्ष की ओर से किस तरीके से जो है जवाब दिए जाते हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष में एक टकरार आपको देखने के लिए मिल सकती है। हर बार की तरह मानसून सत्र भी इस बार हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से यहां पर आक्रामक तरीके से फिलहाल नजर आ रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान कौन कौन से वो खास विधेयक पेश किए जाते हैं पटल पर, इसी के साथ साथ कौन कौन से मुद्दे विपक्ष उठाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।
और इस बीच अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, 12 अगस्त को विधायी कार्य शुरू हो रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सर्वदलीय बैठक भी होगी 10 अगस्त को। हाँ, देखिए, जो मानसून सत्र है उसकी जो सर्वदलीय बैठक है वो 10 अगस्त को होगी और 11 अगस्त को जितने भी विधायक हैं वो जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और जिनकी मृत्यु हो गई उनके लिए शोक संदेश होगा। और 12 से लेकर जो 13 जो अगस्त का है उसमें जो सरकार है वो अपने विधेयक को पटल पर रखेगी और उसके बाद जो 14 अगस्त का जो दिन है उस पे जो सार्थक चर्चा है सत्ताधारी पक्ष यानी सरकार और विपक्ष के बीच में जो सार्थक चर्चा है उसकी शुरुआत होगी। वहीं अगर बात की जाए जो विधेयक है उसको लेकर के जो सरकार है वो पटल पर रखेगी, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का अभिभाषण होगा और वहीं कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के जो नेता हैं माता प्रसाद पांडे उनका भी संबोधन होगा। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है कि सरकार को किस एंगल पर घेरा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहने वाले, बेरोजगारी, महंगाई और गन्ना मूल्य, ये अहम 4 जो बिंदु हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर एक बड़ा एजेंडा है सरकार को घेरने के लिए। वहीं कहीं ना कहीं अब देखने की बात ये होती है कि जब सरकार अपने विधेयक जब पटल पर रखेगी तो किस तरीके के विधेयक रहेंगे और अगर जनहित की बात की जाए तो जनहित के लिए किस तरीके की चर्चाएं इस बार के जो मानसून सत्र है उसमें रखी जा सकती। जी और ऐसे में अमन, हमने ये भी देखा है कि माता प्रसाद पांडे जो है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी जो एक प्रणाली है वो थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। अखिलेश यादव जो पहले अपने समय में आक्रामक हुआ करते थे, लेकिन माता प्रसाद पांडे जो है थोड़े अलग व्यक्तित्व वाले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में इस बार के मानसून सत्र को लेकर क्या कुछ अलग रणनीति उनकी ओर से बनाई गई है? हाँ, देखिए, जब पिछली बार जब सत्र था मार्च में, जब सत्र की शुरुआत हुई थी तो उनको एक अहम जिम्मेदारी मिली थी। अखिलेश यादव जो सांसद हो चुके हैं अब वो उन्होंने अब जो विधानसभा है उससे अपना जो अपने आप को वापस ले लिया, उससे नाम तो कहीं ना कहीं लोकसभा में अब उनकी भूमिका हो रही है। वहीं अगर बात की जाए माता प्रसाद पांडे की तो माता प्रसाद पांडे का एक बड़ा इतिहास रहा है। वो एक विधानसभा स्पीकर के तौर पर भी विधानसभा को चला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो नॉलेज है वो माता प्रसाद पांडे के पास है। अगर बात की जाए शब्दों की तो कहीं ना कहीं उनके पास भी कई ऐसे बड़े शब्द हैं जिनका इस्तेमाल वो लगातार सदन में करते रहते हैं। अगर बात की जाए एक आक्रामक जो अखिलेश यादव का रवैया था, वहीं इनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर से एक रवैया है। वो कहीं ना कहीं उन सभी मूल्यों को, उन सभी जो विभाग हैं, चाहे जनता से जुड़े मुद्दे हों, उनको किस तरीके से रखना है उससे ज्यादातर उनकी चर्चाएं रहती। तो कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे को जब समाजवादी पार्टी विपक्षी तौर पर जब विपक्षी नेता के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में लेकर के आया तो कहीं ना कहीं तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कई नेताओं के नाम भी सामने आए थे, शिवपाल यादव का भी नाम आया था, लेकिन कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे एक ठीक है अमन, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा 10 अगस्त की सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से मुद्दे होते हैं जिन पर बातचीत होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े अमन, और तमाम जानकारी आपने साझा की है। और इस बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
आपका ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां आयोजित तुलसी जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। ये कार्यक्रम मानस संगम संस्था ने आयोजित किया। उप मुख्यमंत्री ने गोस्वामी तुलसीदास की साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने रामचरितमानस से समाज को एक नई दिशा दी है। इसी के साथ पाठक ने आयोजित समिति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को अपनी संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। धर्मनगरी वाराणसी में धर्मांतरण से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिगरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां के निवासी एक पीड़ित ने मुस्लिम डॉक्टर पर जबरन बेटी का निकाह कराने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नईम कादरी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने खुद को बाबा बताया और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर डॉक्टर को हिरासत में ले लिया और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है आपका? उषा देवी। हाँ? उषा देवी। उषा देवी कहाँ रहती है? हम दुलईपुर में रहते थे। अच्छा अच्छा। दुलईपुर में मेरा अपना मकान था। अच्छा। ये बाबा हमें ये कहाँ से, मतलब ये आए सिगरा पे किस लिए आए यहाँ पे आप? ये हमारे घर पे जाते आते थे। दुलईपुर में बाबा बने थे, हम लोगों के पीर बन चुके थे। वो हम लोगों के घर आना जाना चालू किए। हमसे बोले कि यहाँ हमारे पूजा का गद्दी बना दो, हम यहाँ पूजा पाठ किया करेंगे। हम लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद ये हमारे घर आना जाना चालू किए, मेरे पति के रहने में। फिर मेरे पति के ना रहने में भी आते जाते थे। मेरे पति को बुरा लगता था और उस समय भी ये हमें दवाइयाँ देते थे। मेरी हालत ख़राब रहती थी तो मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे, जिससे हम होश में नहीं रहते थे, नशे की हालत में रहते थे, हमेशा नींद में रहते थे। और पता चला कि ये सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जब होश आता था तब पता चलता था। खबर मिर्जापुर से है, जहां नए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने अपना पद संभाला। कार्यभार संभालने से पहले वे मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। राजकोष कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विंध्य कॉरिडोर के बाकी बचे कामों को जल्द पूरा कराना और संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। बहुत सारे कार्य हैं जो बहुत अच्छे तरीके से एक स्थिति तक पहुँच रहे हैं। ये बहुत सारे काम हैं जो अभी किए जाने शेष हैं। उनको एक तो एक इंटीग्रेट करना, सिंक करना है। बहुत सारी कार्यदायी संस्थाएं हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। उनके बीच में कोई समस्या ना हो और जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और अच्छा किया जाए। पहला तो प्राथमिकता यह होगी कि उनमें अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना, तो उसके समाधान करते हुए कोशिश ये करना कि माँ विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर बन रहा है ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो इसके लिए विशेष तौर से प्रयास किए करने की जो भी आवश्यकता होगी वो प्रयास निश्चित तौर पर किया जाएगा। गंगा बढ़ रही है, कटान भी होता है यहाँ, तो उसको लेकर कुछ यहाँ पर इनकी गंगा का जो जल स्तर है, निश्चित तौर पर बारिश का समय है, जल स्तर अभी बढ़ रहा है। अभी हम लोगों को जुलाई खत्म हुई है, अभी आने वाला 1 महीना निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा। हमीरपुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियों में अलग अलग बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। इसे देखते हुए आपको बता दें, जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने दोनों तटबंधों का निरीक्षण कर मौके की स्थिति का जायजा लिया है और इसी के साथ साथ निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। उन्होंने कहा है कि शहर के सीवेज जल को बिना जल भराव के लिफ्टर सिस्टम से बाहर निकाला जाए और NH-34 की पुलिया के नीचे से आने वाले बाढ़ के पानी के रास्ते को बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। देखिए,
चूंकि यमुना जी और बेतवा जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी डेंजर लेवल से नीचे है पानी। और इसी का निरीक्षण करने आज हम लोग सभी जो सीडीओ साहब, एडीएम साहब और जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनके साथ पहुंचे हैं। अभी हम लोग ने जो तटबंध है दोनों यमुना जी का और बेतवा रिवर का, वो अभी हम लोग ने निरीक्षण किया है। किस तरह से पानी को इवैक्यूएशन कराया है इसकी रणनीति तय की जा चुकी है। जो शहर में जो बारिश का पानी है उसको तेजी से बाहर निकाला जा रहा है, और जो हमारे जो गेट्स हैं जहाँ से पानी को निकाला जाता था उनको बंद कर लिया गया है, क्योंकि बैकफ्लो के थ्रू जो रिवर्स का पानी है वो शहर में आ सकता है। तो पूरी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए, सारे डिपार्टमेंट्स मुस्तैद हैं। साथ ही हम लोग का इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार है। यदि इनकेस और जल स्तर बढ़ता है रिवर्स का और डेंजर लेवल को क्रॉस करता है तो उसके लिए इवैक्यूएशन प्लान हमारा तैयार है। और जो हम लोग का रेस्क्यू सेंटर है वो भी पूरी तरह से हम लोग उसमें भी तैयारी में है। इनकेस यदि जल स्तर बढ़ता है और लोगों को शिफ्ट कराने की बात आती है तो तत्काल प्रभाव से हम लोग शिफ्ट करा लेंगे। पीएसी भी यहाँ तैनात हैं और सारे जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। रेगुलरली हम लोग रिवर्स का जो लेवल है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आम जनमानस से भी यही कहूंगा कि आप लोग जो स्थिति है उसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। इनकेस यदि किसी को समस्या आती है तो उसको हम लोग डील करेंगे अच्छे से। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।